नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है आप अच्छा होंगे। तो कैसा अनुभव रहा ये पिछले 9 एपिसोड्स का, लूसेंट का? फ़ील हो रहा है कि नहीं आप लोगों को कि लूसेंट में जो केवल बेयर फैक्ट्स है, उसको कहानी के माध्यम से अच्छा से हम समझा पा रहे हैं? अब थोड़ा चूँकि हम नॉन टेक्निकल ग्राउंड से हैं, हमारा उतना टेक्निकल ग्राउंड नहीं है, इसीलिए इसको हम लिख रहे हैं पहले और फिर उसको पढ़ रहे हैं। तो जो हम पढ़ रहे हैं आप लोगों को लग रहा है कि देखा लिखा लिखा हुआ देखकर पढ़ दे रहा है। लिख हम ही रहे हैं, बना हम ही रहे हैं। लेकिन चूँकि हमारे पास टेक्निकलिटी नहीं है, ना ही हमारे पास इतना अभी संसाधन है कि वो डिजिटल बोर्ड खरीदें और उसपे आपको बाकी टीचर्स की तरह पढ़ाएँ, तो इसलिए हमने एक ये अलग तरीका अपनाया। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड 10, जब मराठा साम्राज्य की शान धूल में मिल गई। भाग 1, जब पानीपत के मैदान में मराठों का सफर बिखर गया। 14 जनवरी 1761 की सुबह थी। दिल्ली से लगभग 90 किलोमीटर उत्तर में पानीपत का वही मैदान जहां 1526 में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था, जहां 1556 में अकबर ने हेमू को परास्त किया था। आज फिर से यह मैदान इतिहास की एक बड़ी घटना का साक्षी बनने जा रहा था। लेकिन इस बार युद्ध भारत के अंदर दो भारतीय शक्तियों के बीच नहीं था। यह युद्ध था मराठा साम्राज्य और अहमद शाह अब्दाली की अफगान सेना के बीच। मराठा साम्राज्य उस समय भारत की सबसे शक्तिशाली हिंदू शक्ति था। शिवाजी महाराज की विरासत को आगे बढ़ाते हुए पेशवाओं ने मराठा साम्राज्य को पूरे भारत में फैला दिया था। उत्तर में पंजाब से लेकर दक्षिण में तंजावुर तक, पूर्व में बंगाल से लेकर पश्चिम में सिंध तक मराठा ध्वज फहरा रहा था। पेशवा बालाजी बाजीराव, जिन्हें नाना साहब भी कहा जाता था, उनके नेतृत्व में मराठों का सपना था कि वे दिल्ली पर कब्जा करें और पूरे भारत को एकजुट करें। लेकिन उत्तर पश्चिम से एक और शक्ति आ रही थी, अहमद शाह अब्दाली, जिसने 1747 में अफगानिस्तान पर कब्जा किया था। भारत की समृद्धि की ओर आकर्षित था। उसने 1748 से 1767 के बीच भारत पर कुल 9 आक्रमण किए। वो हर बार वह लूटपाट करके वापस चला जाता था, लेकिन जब मराठों ने पंजाब और दिल्ली पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना शुरू किया, तो अब्दाली को लगा कि अगर अब नहीं रुका तो मराठा पूरे उत्तर भारत पर कब्जा कर लेंगे। जनवरी 1761 में पानीपत के मैदान में दोनों विशाल सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। मराठा सेना में लगभग 45,000 से 60,000 योद्धा थे। उनका नेतृत्व सदाशिवराव भाऊ यानी पेशवा के चचेरे भाई, युवा पेशवा विश्वासराव बालाजी बाजीराव के पुत्र और इब्राहिम खान गारदी जैसे अनुभवी सेनापति कर रहे थे। दूसरी तरफ अहमद शाह अब्दाली की सेना थी, जिसमें लगभग 40,000 से 50,000 अफगान, रोहिला और अवध के नवाब शुजाउद्दौला के सैनिक शामिल थे। युद्ध की शुरुआत बहुत भीषण थी। मराठा योद्धा अपनी पूरी ताकत से लड़े। विश्वास राव ने अपने घुड़सवारों के साथ अफगान सेना के केंद्र पर जबरदस्त हमला किया। शुरुआत में ऐसा लग रहा था कि मराठा जीत जाएंगे, लेकिन तभी एक तोप का गोला युवा विश्वास राव के सिर पर लगा और वे युद्ध के मैदान में ही वीर गति को प्राप्त हो गए। जब यह खबर मराठा सेना में फैली तो सैनिकों का मनोबल टूट गया। सदाशिवराव भाऊ ने हिम्मत नहीं हारी। वे खुद हाथी से उतरकर घोड़े पर बैठे और सेना का नेतृत्व किया, लेकिन अब्दाली के तोपखाने और अफगान घुड़सवारों ने मराठा सेना को चारों ओर से घेर लिया। शाम तक भयंकर युद्ध चला। अंत में सदाशिवराव भाऊ भी युद्ध में शहीद हो गए। उनके साथ हजारों मराठा योद्धा मारे गए। पानीपत का तीसरा युद्ध
इतिहास की सबसे भीषण लड़ाइयों में से एक था। इस युद्ध में लगभग 60,000 से 70,000 लोग मारे गए, जिनमें ज्यादातर मराठा थे। हजारों मराठा महिलाएं और बच्चे जो सेना के साथ आए थे वे भी मारे गए या गुलाम बना लिए गए। कहा जाता है कि युद्ध के बाद पानीपत का मैदान लाशों से इतना भर गया था कि जमीन नहीं दिखती थी। इस हार का मराठा साम्राज्य पर गहरा प्रभाव पड़ा। पेशवा बालाजी बाजीराव को जब अपने पुत्र और चचेरे भाई की मृत्यु की खबर मिली तो वे टूट गए। 6 महीने बाद जून 1761 में दुख में डूबे हुए पेशवा बालाजी बाजीराव की भी मृत्यु हो गई। मराठा साम्राज्य जो पूरे भारत पर राज करने का सपना देख रहा था वह अचानक बिखर गया। माधवराव पेशवा जब मराठा फिर उठे। पानीपत की हार के बाद मराठा साम्राज्य के सामने अस्तित्व का संकट आ गया, लेकिन मराठा हार मानने वालों में से नहीं थे। माधवराव पेशवा प्रथम, जो केवल 17 साल के थे, 1761 में पेशवा बने। इतनी कम उम्र में भी माधवराव में एक असाधारण नेतृत्व क्षमता थी। माधवराव ने धीरे धीरे मराठा शक्ति को फिर से संगठित करना शुरू किया। उन्होंने उत्तर भारत में खोए हुए क्षेत्रों को वापस जीतना शुरू किया। उन्होंने हैदर अली से कई युद्ध लड़े और मैसूर को नियंत्रण में रखने की कोशिश की। उन्होंने निजाम को भी हराया। माधवराव के 11 साल के शासन में, जो कि 1761 से 1772 तक था, मराठा साम्राज्य फिर से मजबूत होने लगा। लेकिन दुर्भाग्य से 1772 में केवल 28 साल की उम्र में तपेदिक यानी कि टीबी के कारण माधवराव की मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु मराठा साम्राज्य के लिए एक और बड़ा झटका थी। माधवराव के बाद उनके छोटे भाई नारायण राव पेशवा बने, लेकिन केवल एक साल बाद 1773 में एक साजिश में नारायण राव की हत्या कर दी गई। उनके चाचा राघोबा, जिन्हें रघुनाथ राव भी कहा जाता था, इस षड्यंत्र में शामिल थे। राघोबा पेशवा बनना चाहते थे, लेकिन मराठा सरदारों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया। बजाय उसके नारायण राव के मरणोपरांत जन्मे पुत्र माधवराव द्वितीय को पेशवा बनाया गया और नाना फडणवीस की रीजेंट प्रतिनिधि शासक बनाया गया। नाना फडणवीस को राघोबा नाराज हो गए। उन्होंने सत्ता पाने के लिए अंग्रेजों से मदद मांगी। यह इतिहास मराठा इतिहास का एक काला अध्याय था, जब एक मराठा नेता ने अपने निजी स्वार्थ के लिए विदेशियों से हाथ मिलाया। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782, जब अंग्रेजों को पहली बार मराठों से भिड़ना पड़ा। 1775 में प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ। राघोबा ने अंग्रेजों के साथ सूरत की संधि 1775 में की, जिसमें अंग्रेजों ने राघोबा को पेशवा बनाने में मदद करने का वादा किया। बदले में राघोबा ने अंग्रेजों को सालसेट और बेसिन के क्षेत्र देने का वादा किया। 1775 बॉम्बे और बॉम्बे की अंग्रेज सरकार राघोबा का समर्थन कर रही थी, लेकिन कलकत्ता के गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग्स को यह पसंद नहीं था। हेस्टिंग्स को लगा कि मराठों से युद्ध करना खतरनाक हो सकता है, खासकर जब वे हैदर अली से भी लड़ रहे थे। इसलिए उन्होंने 1776 में मराठा सरकार यानी नाना फडणवीस के नेतृत्व में मराठा सरकार के साथ पुरंदर की संधि की, जिसमें राघोबा को अंग्रेजी समर्थन वापस ले लिया गया। लेकिन बॉम्बे के अंग्रेज अधिकारियों ने इस संधि को नहीं माना। उन्होंने राघोबा का समर्थन जारी रखा। इससे युद्ध फिर शुरू हो गया। 1779 में वाडगांव का युद्ध हुआ। इस युद्ध में मराठों ने अंग्रेजों को बुरी तरह हराया। अंग्रेज सेना को घेर लिया गया और उन्हें वाडगांव की संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए मजबूर किया गया, जिसमें सभी अंग्रेजी जीते हुए क्षेत्र मराठों को वापस करने पड़े। यह अंग्रेजों के लिए एक बड़ी शर्मिंदगी थी। वारेन हेस्टिंग्स ने वडगांव की संधि को अस्वीकार कर दिया और एक नई सेना भेजी। अगले कुछ सालों तक युद्ध चलता रहा, लेकिन न अंग्रेज जीत पा रहे थे न मराठा। दोनों पक्ष थक गए थे।
अंततः 1782 में सालबाई की संधि हुई। इस संधि की शर्तें थी कि अंग्रेज और मराठा दोनों एक दूसरे के जीते हुए क्षेत्र वापस करेंगे। राघोबा को पेशवा बनाने की कोशिश बंद कर दी जाएगी। राघोबा को पेंशन दी जाएगी। मराठा और अंग्रेज एक दूसरे के दुश्मनों की मदद नहीं करेंगे। साल सेठ अंग्रेजों के पास रहेगा। सालाबाई की संधि 20 साल तक चली। इस अवधि में अंग्रेज और मराठा के बीच शांति रही, लेकिन यह शांति तूफान से पहले की शांति थी। मराठा साम्राज्य के अंदर धीरे धीरे दरारें बढ़ रही थी। मराठा संघ का विघटन, जब एकता टूट गई। मराठा साम्राज्य वास्तव में एक संघ यानी कॉन्फेडरेसी था। पेशवा मुखिया थे, लेकिन कई शक्तिशाली सरदार थे जो अपने अपने क्षेत्र में स्वतंत्र रूप से शासन करते थे। मुख्य मराठा सरदार थे पेशवा, पुणे में मराठा संघ के प्रमुख थे। सिंधिया ग्वालियर में, महादजी सिंधिया और बाद में दौलत राव सिंधिया। होलकर इंदौर इंदौर में यशवंत राव होलकर। भोसले नागपुर में रघुजी भोसले और गायकवाड़ बड़ौदा में। पानीपत के बाद ये सरदार आपस में प्रतिद्वंदी बन गए। हर कोई अपनी शक्ति बढ़ाने में लगा था। पेशवा की केंद्रीय सत्ता कमजोर हो गई। नाना फडणवीस जो एक कुशल राजनीतिज्ञ थे, उन्होंने कुछ समय तक मराठा संघ को एकजुट रखने की कोशिश की, लेकिन 1800 में उनकी मृत्यु के बाद स्थिति और खराब हो गई। 1796 में माधवराव द्वितीय ने आत्महत्या कर ली। वे अपने संरक्षकों के नियंत्रण से तंग आ गए थे। उनकी मृत्यु के बाद बाजीराव द्वितीय पेशवा बने। बाजीराव द्वितीय एक कमजोर और डरपोक शासक थे। उनमें न सैन्य कौशल था, न राजनीतिक समझ। वे केवल अपनी सत्ता और आराम की चिंता करते थे। 1802 में पुणे में एक बड़ी घटना हुई। यशवंत राव होलकर और दौलत राव सिंधिया के बीच सत्ता को लेकर संघर्ष चल रहा था। पूना का युद्ध 1802 में यशवंतराव होलकर ने पेशवा बाजीराव द्वितीय और सिंधिया की संयुक्त सेना को बुरी तरह हराया। बाजीराव द्वितीय डर के मारे पुणे छोड़कर बेसिन, जो कि वसई कहलाता था, भाग गए। ये अंग्रेजों के नियंत्रण में था। बेसिन वहां चले गए। बेसिन की संधि 1802 में, जब पेशवा ने अंग्रेजों की शरण ली। अंग्रेजों के लिए यह एक सुनहरा मौका था। गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेस्ली, जो पहले से ही अपनी सहायक संधि नीति के जरिए भारतीय राज्यों को अपने नियंत्रण में ले रहा था, उसने बाजीराव द्वितीय को एक प्रस्ताव दिया। 31 दिसंबर 1802 को बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर हुए। यह संधि भारतीय इतिहास की सबसे अपमानजनक संधियों में से एक थी। इसकी शर्तें थीं: पेशवा अंग्रेजी सैन्य सहायता स्वीकार करेंगे, अंग्रेजी सेना पुणे में तैनात होगी जिसका खर्च पेशवा उठवाएंगे। दूसरा, पेशवा को अंग्रेजों की अनुमति के बिना किसी अन्य यूरोपीय शक्ति, विशेषकर फ्रांसीसियों से संबंध नहीं रखने होंगे। पेशवा अन्य मराठा सरदारों या भारतीय शासकों के साथ कोई संधि या युद्ध अंग्रेजों की सलाह के बिना नहीं करेंगे। पेशवा को अंग्रेजों को सूरत और बड़ौदा के पास के कुछ क्षेत्र देने होंगे। पेशवा सालाना 26 लाख रुपए अंग्रेजों को देंगे। बेसिन की संधि ने वास्तव में पेशवा को अंग्रेजों की कठपुतली बना दिया। मराठा साम्राज्य, जो कभी मुगलों को चुनौती देता था, अब अंग्रेजों के अधीन हो गया था। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805, जब मराठा गरों ने विद्रोह किया। बेसिन की संधि से दूसरे मराठा सरदार बहुत नाराज हुए। दौलत राव सिंधिया, रघुजी भोसले और यशवंत राव होलकर ने इसे मराठा गौरव का अपमान माना। उन्होंने तय किया कि वे अंग्रेजों से लड़ेंगे। 1803 में द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हुआ। यह युद्ध 3 अलग-अलग मोर्चों पर लड़ा गया। उत्तर भारत में सिंधिया और अंग्रेज। दौलत राव सिंधिया मराठों के सबसे शक्तिशाली सरदार थे। उनके पास दिल्ली और आगरा पर नियंत्रण था।
अंग्रेजों ने जनरल लेक के नेतृत्व में एक सेना भेजी। अगस्त 1803 में दिल्ली का युद्ध हुआ। अंग्रेजों ने मुगल राजधानी पर कब्जा कर लिया। बूढ़े अंधे मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय जब अंग्रेजों के संरक्षण में आ गए। सितंबर में लसवारी का युद्ध हुआ जिसमें सिंधिया की सेना हार गई। दिसंबर 1803 में सिंधिया ने सुरजी अर्जन गांव संधि पर हस्ताक्षर किए। इस संधि में सिंधिया ने दिल्ली, आगरा और दोआब के क्षेत्र अंग्रेजों को दे दिए। दक्कन में भोसले और अंग्रेज रघुजी भोसले नागपुर के शासक थे। अंग्रेजों ने आर्थर वेलेजली, भविष्य का ड्यूक ऑफ वेलिंगटन, जो बाद में नेपोलियन को हराएगा, ये आर्थर वेलेजली के नेतृत्व में दक्कन में सेना भेजी। सितंबर 1803 में असाई का युद्ध हुआ। यह युद्ध बहुत कठिन था। भोसले की सेना में लगभग 50,000 सैनिक थे जबकि वेलेजली के पास केवल 7,000 सैनिक थे। लेकिन अंग्रेजों के बेहतर संगठन और अनुशासन ने जीत दिलाई। दिसंबर में देवगांव का युद्ध हुआ जिसमें भोसले फिर हारे। उन्होंने देवगांव की संधि 1803 पर हस्ताक्षर किए जिसमें उन्होंने ओडिशा और बरार के कुछ हिस्से अंग्रेजों को दिए। होल्कर का प्रतिरोध। यशवंतराव होल्कर सबसे बहादुर और आक्रामक मराठा सरदार थे। उन्होंने 1804 में अंग्रेजों पर हमला किया। होल्कर ने कई बार अंग्रेजों को परेशान किया और कई छोटे युद्धों में जीत हासिल की, लेकिन अंततः अंग्रेजों की बेहतर तैयारी और संसाधनों के सामने होल्कर को भी झुकना पड़ा। 1806 में राजपुर घाट की संधि हुई। होल्कर ने अंग्रेजों से शांति कर ली, लेकिन उन्हें ज्यादा क्षेत्र नहीं छोड़ने पड़े। यशवंतराव होल्कर को अंग्रेज भी सम्मान की नजर से देखते थे। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध ने अंग्रेज को उत्तर और मध्य भारत में प्रभुत्व दे दिया। दिल्ली, आगरा, उड़ीसा और गुजरात के बड़े हिस्से अब अंग्रेजों के नियंत्रण में थे। मराठा सरदार अब कमजोर और बिखरे हुए थे। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध जो 1817 से 1818, ये अंतिम संघर्ष था। द्वितीय युद्ध के बाद मराठा सरदार शांत नहीं बैठे। वे जानते थे कि अंग्रेज धीरे धीरे उन्हें खत्म कर देंगे। पेशवा बाजीराव द्वितीय, जो अब तक अंग्रेजों के वफादार रहे थे, वो भी अंदर ही अंदर नाराज थे। 1817 तक स्थिति फिर से तनावपूर्ण हो गई। 1817 में पुणे में एक घटना हुई। एक मराठा सरदार त्रयंबक जी डेंगले ने, जो अंग्रेज विरोधी थे, अंग्रेज रेजिडेंट गंगाधर शास्त्री की हत्या कर दी। अंग्रेजों ने मांग की कि बाजीराव त्रयंबक जी को सौंप दे। बाजीराव ने मना कर दिया। नवंबर 1817 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध शुरू हो गया। इस बार सभी मराठा सरदार एक साथ लड़े, पेशवा, भोसले, होल्कर और सिंधिया। हालांकि सिंधिया ने बाद में तटस्थ रहने का फैसला किया, लेकिन वे सब आपस में समन्वित नहीं थे। हर कोई अपने अपने क्षेत्र में लड़ रहा था। खड़की का युद्ध 1817। 5 नवंबर 1817 को खड़की यानी पुणे के पास में युद्ध हुआ। पेशवा की सेना और अंग्रेजों के बीच भीषण युद्ध हुआ। मराठा सेना में लगभग 20,000 सैनिक थे जबकि अंग्रेजी सेना में केवल 2800 सैनिक थे। लेकिन फिर से अंग्रेजों की बेहतर तोपखाने और अनुशासित युद्ध प्रणाली ने जीत दिलाई। पेशवा की सेना बिखर गई और बाजीराव भाग गए। कोरेगांव का युद्ध 1818 में 1 जनवरी 1818 को कोरेगांव यानी पुणे के पास में एक छोटा लेकिन ऐतिहासिक युद्ध हुआ। अंग्रेजी सेना में केवल 500 सैनिक थे, ज्यादातर महार समुदाय यानी दलित के सिपाही। पेशवा की 28,000 सैनिकों की विशाल सेना ने उन्हें घेर लिया, लेकिन इन 500 बहादुर सैनिकों ने पूरे दिन लड़ाई लड़ी और पेशवा की सेना को पीछे हटने पे मजबूर कर दिया। 500 सैनिकों ने
यह युद्ध महार समुदाय के लिए गौरव का प्रतीक बना। बाद में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस जीत को दलित गौरव के रूप में मनाया। अस्टी और सतारा के युद्ध। भोंसले और अन्य सरदारों ने भी अंग्रेजों से युद्ध किया, लेकिन हर जगह वे हारे। फरवरी 1818 में अस्टी का युद्ध हुआ, जिसमें भोंसले हारे। मार्च में सतारा पर अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया। पेशवा का अंत। जून 1818 तक पेशवा बाजीराव द्वितीय हर जगह से हार गए। उन्होंने छिप कर रहने की कोशिश की, लेकिन अंततः उन्हें समझ आ गया कि लड़ाई खत्म हो गई है। जून 1818 में बाजीराव द्वितीय ने आत्मसमर्पण कर दिया। अंग्रेजों ने पेशवा के पद को समाप्त कर दिया। बाजीराव द्वितीय को 8 लाख रुपए सालाना पेंशन देकर बिठूर, जो कि कानपुर के पास था, भेज दिया गया, जहां उन्होंने 1853 तक अपनी जिंदगी बिताई। बाजीराव के दत्तक पुत्र थे नाना साहेब, जो बाद में 1857 के विद्रोह में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। पुणे को अंग्रेजों ने अपने बॉम्बे प्रेसिडेंसी में शामिल कर लिया। मराठा सरदारों की रियासतें रह गईं, लेकिन वे अब अंग्रेजों के अधीन थे। सिंधिया, होलकर, भोंसले और गायकवाड़ के राज्य रियासतों के रूप में बचे रहे, लेकिन उनकी विदेश नीति और सैन्य मामले पूरी तरह अंग्रेजों के नियंत्रण में थे। मराठों की विरासत एक अधूरा सपना। मराठा साम्राज्य का अंत भारतीय इतिहास का एक दुखद अध्याय था। शिवाजी महाराज ने जो सपना देखा था, एक स्वतंत्र शक्तिशाली हिंदू राज्य, वह अधूरा रह गया। पेशवाओं ने उस सपने को आगे बढ़ाया। एक समय था जब पूरे भारत में मराठा ध्वज फहराता था, लेकिन आंतरिक कलह, नेतृत्व की कमी और पानीपत की विनाशकारी हार ने मराठा शक्ति को कमजोर कर दिया। अगर मराठा सरदार एकजुट रहते, अगर वे आपसी प्रतिद्वंदिता भूल जाते, अगर उनमें एक मजबूत केंद्रीय नेतृत्व होता, तो शायद भारत का इतिहास अलग होता। लेकिन दुर्भाग्य से हर सरदार अपने राज्य की चिंता करता था, किसी को पूरे मराठा साम्राज्य की चिंता नहीं थी। बाजीराव द्वितीय जैसे कमजोर और स्वार्थी नेता ने मराठा गौरव को धूल में मिला दिया। जब उन्होंने बेसिन की संधि पर हस्ताक्षर किए, तो उन्होंने न केवल अपना सम्मान खोया, बल्कि शिवाजी और पेशवा बाजीराव प्रथम जैसे महान नेताओं की विरासत को भी धोखा दिया। लेकिन मराठों ने अंग्रेजों के लिए रास्ता आसान नहीं बनाया। तीनों आंगल मराठा युद्धों में मराठा योद्धाओं ने अपार वीरता दिखवाई। यशवंत राय होलकर, माधवराव पेशवा, महादजी सिंधिया जैसे नेताओं ने साबित किया कि मराठा अजेय लड़ाके हैं। 1818 में तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध की समाप्ति के साथ अंग्रेजों का पूरे भारत, पंजाब और सिंध को छोड़कर प्रभुत्व स्थापित हो गया। तब अब बचे थे केवल सिख साम्राज्य और सिंध के अमीर, जिनसे अंग्रेजों को अभी लड़ना बाकी था। आइए एक नजर डालते हैं परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्यों पर। आपसे फिर से ये सलाह है, आप पॉज कर करके और नोट बनाते जाइए। तभी एक बार सुनिए, फिर नोट बनाइए, तो आपको याद हो जाएगा लुसेंट। एटलीस्ट आपके सबकॉन्शियस माइंड में तो बैठ जाएगा। और जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है, वो ज्यादातर सबकॉन्शियस माइंड से ही सॉल्व होता है। तो आप नोट बनाइए, लिखिए, सुनिए, इससे आपका ठीक हो जाएगा। आइए तो परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य देखते हैं। पानीपत का तृतीय युद्ध 14 जनवरी 1761 में हुआ था। इसमें मराठों की विनाशकारी हार हुई। मराठा सेना 45,000 से 60,000 के आसपास थी। ये सदाशिव राव भाऊ और विश्वास राव के
नेतृत्व में थी। अफगान सेना 40,000 से 50,000 थी, ये अहमद शाह अब्दाली के नेतृत्व में। मराठा मृतक 60,000 से 70,000, ये सबसे भयंकर युद्ध। बालाजी बाजीराव की मृत्यु जून 1761 में पुत्र की मृत्यु के शोक में हुई। माधवराव प्रथम 1761 से 72, ये पुनर्निर्माण का दौर था। प्रथम आंग्ल मराठा युद्ध 1775 से 1782 हुआ, ये राघोबा का विद्रोह था। वाडगांव का युद्ध 1779 हुआ, इसमें मराठों ने अंग्रेजों को हराया। साल बाई की संधि 1782 में हुई, 20 साल के लिए शांति। नाना फडणवीस की मृत्यु 1800 में हुई, मराठा एकता का अंत। बाजीराव द्वितीय 1796 से 1818, ये कमजोर पेशवा थे। बेसिन की संधि 31 दिसंबर 1802 को हुई, इसमें पेशवा ने आत्मसम्मान खोया। द्वितीय आंग्ल मराठा युद्ध 1803 से 1805 के बीच हुई, ये दिल्ली आगरा पर कब्जा हुआ, दिल्ली और आगरा पर। आसाई का युद्ध 1803 में हुई, आर्थर वेलेजली की जीत हुई। सुरजी अर्जन गांव की संधि 1803 में हुई, सिंधिया ने दिल्ली खोया। तृतीय आंग्ल मराठा युद्ध 1817 से 1818, ये अंतिम संघर्ष का युद्ध था। खड़की का युद्ध 5 नवंबर 1817 को पेशवा की हार हुई। कोरेगांव का युद्ध 1 जनवरी 1818 को, इसमें 500 दलित सेना थे और 28,000 उनके सैनिक, लेकिन फिर भी वे हारे। पेशवा का आत्मसमर्पण जून 1818, पेशवा पद समाप्त हुआ। बाजीराव को पेंशन 8 लाख प्रति वर्ष, ये बुठूर में निर्वासन की जिंदगी पे चले गए। आइए उपसंहार। तो मराठा जब आखिरी हिंदू साम्राज्य गिर गया, मराठा साम्राज्य का पतन केवल एक राजनीतिक घटना नहीं थी, यह भारतीय इतिहास में एक युग का अंत था। मराठों के बाद कोई भी भारतीय शक्ति अंग्रेजों को चुनौती नहीं दे पाई। पंजाब में सिख साम्राज्य अभी कुछ समय के लिए स्वतंत्र रहा, लेकिन 1849 में वह भी अंग्रेजों के अधीन हो गया। मराठों की हार से हमें कई सबक मिलते हैं। एकता की शक्ति, जब मराठा एकजुट थे, शिवाजी और बाजीराव प्रथम के समय वे अजेय थे, जब वे बिखर गए तो हार गए। योग्य नेतृत्व की आवश्यकता, बाजीराव द्वितीय जैसे कमजोर नेता पूरे साम्राज्य को डुबो सकते हैं। दूरदर्शिता, मराठा सरदारों ने अंग्रेजों के खतरे को गंभीरता से नहीं लिया। उन्हें लगा कि वे केवल व्यापारी हैं। जब तक उन्हें एहसास हुआ बहुत देर हो चुकी थी। आधुनिकीकरण, अंग्रेजों के पास बेहतर तोपखाना, बेहतर संगठन और बेहतर रणनीति थी। मराठा अभी भी पुराने तरीकों से लड़ रहे थे। 1818 के बाद भारत में अंग्रेजी राज मजबूत हो गया। अगले लगभग 130 सालों तक भारत ब्रिटिश साम्राज्य का गुलाम रहा। 1857 का विद्रोह आजादी की पहली बड़ी लड़ाई होगी, लेकिन असली आजादी 1947 में ही मिलेगी। अब आइए भाग 2 देखेंगे, जब सिख धर्म ने एक नई पहचान बनाई, जब पंजाब के शेर की दहाड़ सुनकर अंग्रेज भी थर-थर कांपने लगे। भाई
असुविधा के लिए खेत है। तो चलिए भाग 2 देखते हैं। 15वीं सदी का अंतिम दौर था। पूरे भारत में अराजकता फैली हुई थी। दिल्ली की लोधी सल्तनत कमजोर पड़ रही थी। मुस्लिम शासकों और हिंदू राजाओं के बीच लगातार संघर्ष जारी था। जाति पाति के बंधन समाज को जकड़े हुए थे। ऐसे समय में पंजाब की धरती पर एक ऐसी आवाज उठी जो सदियों तक गूंजती रही। तलवंडी अब ननकाना साहिब पाकिस्तान में है। नाम के एक छोटे से गांव में 15 अप्रैल 1469 को एक बच्चे का जन्म हुआ। इस बच्चे का नाम था नानक। यह बच्चा आगे चलकर गुरु नानक देव जी कहलाया और एक नए धर्म की नींव रखी जो थी सिख धर्म। गुरु नानक देव जी बचपन से ही अलग थे। उन्हें पढ़ाई में मन नहीं लगता था, लेकिन आध्यात्मिक सवालों में गहरी रुचि थी। उन्होंने हिंदू और मुस्लिम दोनों धर्मों का अध्ययन किया। उन्होंने देखा कि दोनों धर्मों में कर्मकांड और दिखावे का बोलबाला है। गुरु नानक ने एक सरल संदेश दिया, एक ओंकार, यानी एक ही ईश्वर है जो सबका है। न वह हिंदू है न मुस्लिम, वह सब में है और वह सबसे परे है। गुरु नानक ने जाति पाति को नकारा। उन्होंने कहा कि सभी मनुष्य बराबर हैं। उन्होंने लंगर की परंपरा शुरू की, जहां राजा और रंक एक साथ बैठकर भोजन करते थे। उन्होंने संगत और पंगत का सिद्धांत दिया, जब एक साथ बैठो सिद्धांत दिया, सब एक साथ बैठो, सब एक साथ खाओ। उन्होंने कीर्तन और सेवा को महत्व दिया। गुरु नानक ने पूरे भारत, अफगानिस्तान, अरब और यहाँ तक कि मक्का मदीना की यात्रा की। वे जहाँ भी गए अपने संदेश से लोगों को प्रभावित किया। 1539 में करतारपुर में गुरु नानक का निधन हुआ, लेकिन उनका संदेश उनके शिष्यों यानी कि सिखों में जीवित रहा। 10 गुरुओं की परंपरा जब एक विचार आंदोलन बना। गुरु नानक के बाद 9 और गुरु हुए। हर गुरु ने सिख धर्म को मजबूत किया। गुरु अंगद देव 1539 से 1552, उन्होंने गुरुमुखी लिपि को व्यवस्थित किया और लंगर परंपरा को आगे बढ़ाया। गुरु अमरदास 1552 से 1574, उन्होंने आनंदपुर की स्थापना की और सिखों के लिए कुछ सामाजिक सुधार किए। उन्होंने सती प्रथा का विरोध किया और विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। गुरु रामदास 1574 से 1581, उन्होंने अमृतसर शहर की नींव रखी। उन्होंने एक तालाब की खुदाई शुरू करवाई जो बाद में अमृतसर सरोवर कहलाया। गुरु अर्जुन देव 1581 से 1606 ईस्वी, यह वह दौर था जब सिख धर्म को पहली बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ा। गुरु अर्जुन देव ने आदि ग्रंथ, सिखों का पवित्र ग्रंथ की रचना की और उसे अमृतसर के हरमंदिर साहिब यानी स्वर्ण मंदिर में स्थापित किया। लेकिन लेकिन मुगल बादशाह जहांगीर को सिखों की बढ़ती शक्ति से खतरा महसूस हुआ। उसने गुरु अर्जुन देव को पकड़ लिया और उन्हें इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा। गुरु जी ने मना कर दिया। 1606 में गुरु अर्जुन देव को तख्त तवे पर बैठाकर शहीद कर दिया गया। यह सिख इतिहास का पहला बड़ा शहीद था। इस घटना ने सिख समुदाय को बदल दिया। गुरु हरगोविंद 1606 से 1645, गुरु अर्जुन देव के पुत्र हरगोविंद ने गुरु गद्दी संभाली। उन्होंने एक क्रांतिकारी फैसला लिया। उन्होंने कहा कि अब सिखों को केवल आध्यात्मिक नहीं बल्कि सैन्य शक्ति भी बनना होगा। उन्होंने 2 तलवारें धारण की, एक मीरी यानी सांसारिक शक्ति और एक पीरी यानी आध्यात्मिक शक्ति। उन्होंने सिखों को घुड़सवारी और तलवारबाजी सिखाई।
उन्होंने अकाल तख्त की स्थापना की, जो सिखों का सर्वोच्च राजनीतिक केंद्र बना। गुरु हर राय 1645 से 1661 और गुरु हर कृष्ण 1661 से 1664, इन दोनों गुरुओं का कार्यकाल छोटा रहा, लेकिन उन्होंने सिख समुदाय को एकजुट रखा। गुरु तेग बहादुर 1664 से 1675। नौवें गुरु तेग बहादुर एक महान शहीद थे। औरंगजेब के समय में कश्मीरी पंडितों को जबरन इस्लाम स्वीकार करने के लिए कहा जा रहा था। जब पंडित गुरु तेग बहादुर के पास मदद मांगने आए तो उन्होंने कहा, पहले मुझे इस्लाम स्वीकार करवाओ तो वे मान जाएंगे। औरंगजेब ने गुरु तेग बहादुर को पकड़ लिया। उन्हें कई तरह की यातनाएं दी गईं। जब गुरुजी नहीं माने तो 11 नवंबर 1675 को दिल्ली के चांदनी चौक में उनका सिर काट दिया गया। गुरु तेग बहादुर धर्म की रक्षा के लिए शहीद होने वाले पहले व्यक्ति थे जिन्होंने दूसरे धर्म की रक्षा के लिए अपनी जान दी। गुरु गोविंद सिंह जब संत ने सिपाही बनाया। गुरु तेग बहादुर के शहीद होने के बाद उनके पुत्र गोविंद राय गुरु बने। वे केवल 9 साल के थे, लेकिन इस बच्चे में असाधारण प्रतिभा थी। गोविंद राय ने गुरु गोविंद सिंह के नाम से सिख धर्म को नई दिशा दिया। गुरु गोविंद सिंह ने देखा कि सिख समुदाय पर लगातार हमले हो रहे हैं। मुगल और पहाड़ी राजा दोनों सिखों को खत्म करना चाहते हैं। उन्होंने निर्णय लिया कि सिखों को एक सैन्य बिरादरी में बदलना होगा। 13 अप्रैल 1699 को बैसाखी के दिन आनंदपुर साहिब में हजारों सिख इकट्ठे हुए। गुरु गोविंद सिंह ने मंच पर आकर एक तलवार निकाली और कहा, कौन अपना सिर देने को तैयार है? सभी चुप रहे। फिर एक व्यक्ति आगे आया। गुरु जी उसे तंबू में ले गए। कुछ देर बाद गुरु जी खून से लथपथ तलवार लेकर बाहर आए और फिर से पूछा, कौन और अपना सिर देगा? ऐसे 5 बहादुर सिख आगे आए। लोगों को लगा कि गुरुजी ने उन्हें मार दिया, लेकिन तभी गुरुजी सभी 5 को जीवित बाहर लाए। इन 5 को पंज प्यारे यानी 5 प्रिय कहा गया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना की। उन्होंने अमृत छकाकर इन 5 को दीक्षित किया। उन्होंने कहा कि अब से हर सिख पुरुष का नाम सिंह यानी कि शेर और हर सिख महिला का नाम कौर यानी राजकुमारी होगा। इससे जाति पाति का अंत होगा। गुरु गोविंद सिंह ने 5 ककार निर्धारित किए। केस यानी बाल न काटना प्रकृति का सम्मान, कंघा स्वच्छता का प्रतीक, करा ईश्वर की एकता का प्रतीक, कृपान आत्मरक्षा और कमजोरों की रक्षा का हथियार, कच्छा यानी अनुशासन और नैतिकता का प्रतीक। खालसा पंथ में शामिल होने वाले सिखों को कहा गया, वाहे गुरु जी खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। गुरु गोविंद सिंह ने मुगलों और पहाड़ी राजाओं से कई युद्ध लड़े। 1704 में आनंदपुर साहिब के युद्ध में उनके 2 बड़े पुत्र शहीद हो गए। उनके 2 छोटे पुत्रों को सरहिंद के नवाब वाजिर खान ने जिंदा दीवार में चिनवा दिया। अपने सभी पुत्रों को खोने के बाद भी गुरु गोविंद सिंह की हिम्मत नहीं टूटी। उन्होंने कहा, 4 साहिबजादे सो क्या हुआ, मेरे तो लाखों सिख पुत्र हैं। 1708 में नांदेड़ यानी महाराष्ट्र में एक अफगान ने गुरु गोविंद सिंह पर हमला किया। गंभीर रूप से घायल गुरु जी को एहसास हो गया कि अब उनका अंत निकट है। उन्होंने घोषणा की कि अब गुरु ग्रंथ साहिब, जो कि सिखों की पवित्र ग्रंथ है, यही सिखों का गुरु होगा, कोई मनुष्य गुरु नहीं होगा। 1708 में गुरु गोविंद सिंह का निधन हो गया। बंदा सिंह बहादुर जब सिखों ने पहला राज्य स्थापित किया। गुरु गोविंद सिंह ने अपने निधन से पहले एक योद्धा को बुलाया। उसका नाम था लक्ष्मण दास, बाद में बंदा सिंह बहादुर के नाम से प्रसिद्ध हुआ। गुरुजी ने उन्हें पंजाब जाकर मुगलों के अत्याचार का बदला लेने का आदेश दिया। बंदा सिंह बहादुर ने सिखों को इकट्ठा किया और 1709 में सोनीपत पर हमला किया। फिर उन्होंने सरहिंद पर हमला किया, जहां गुरु गोविंद सिंह के 2 छोटे साहिबजादों को शहीद किया गया था। 1710 में सरहिंद का युद्ध हुआ।
बंदा वीर सिंह ने वजीर खान को मार डाला और सरहिंद को जीत लिया। बंदा सिंह बहादुर ने लोहगढ़ गुरदासपुर के पास में अपनी राजधानी बनाई। उन्होंने सिक्के जारी किए जिस पर लिखा था, गुरु नानक और गुरु गोविंद सिंह की कृपा से जीत गया सिक्का। यह पहली बार था जब किसी भारतीय शासक ने मुगल बादशाह के नाम के बिना सिक्के जारी किए। बंदा सिंह ने जमींदारी प्रथा को खत्म किया। उन्होंने किसानों को जमीन दी। उन्होंने कहा कि जो भी जमीन जीतेगा जोतेगा वह उसी की होगी। यह भारतीय इतिहास में एक क्रांतिकारी कदम था। लेकिन मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम को यह बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने बंदा सिंह को पकड़ने के लिए विशाल सेना भेजी। कई साल तक बंदा सिंह बहादुर मुगलों में लड़ते रहे। अंत में 1715 में गुरदासपुर में उन्हें पकड़ लिया गया। बंदा सिंह बहादुर को दिल्ली लाया गया। उन्हें पिंजरे में बंद कर जुलूस निकाला गया। हर दिन उनके साथियों को उनके सामने मारा जाता था। उन्हें तरह तरह की यातनाएं दी गईं। आखिर में जून 1716 को उनकी आंखें निकाल दी, हाथ पैर काट दिए और फिर उनका सिर काट दिया गया। बंदा सिंह बहादुर ने साबित कर दिया कि सिख केवल धार्मिक समुदाय नहीं बल्कि एक शक्तिशाली सैन्य शक्ति है। उनकी शहादत के बाद सिखों ने फिर कभी हार नहीं मानी। मिसल काल, जब पंजाब में 12 सरदार राज करने लगे। बंदा सिंह की शहादत के बाद सिखों पर मुगलों और अफगानों का भयंकर अत्याचार शुरू हो गया। 1739 में नादिर शाह ने दिल्ली को लूटा और वापस जाते समय हजारों लोगों को गुलाम बनाकर ले गया। सिखों ने इन गुलामों को छुड़ाने के लिए नादिर शाह पर हमला किया। 1747 से 1769 के बीच अहमद शाह अब्दाली ने पंजाब पर 9 बार हमला किए। हर बार सिखों ने उसका डटकर सामना किया। इस समय सिख मिसलों यानी संघों में बटे हुए थे। कुल 12 प्रमुख मिसलें थीं, जिनमें से सबसे शक्तिशाली थी सुक रचकिया मिसल, जहां से महाराजा रंजीत सिंह आए। कन्हैया मिसल, अल्हूवालिया मिसल, रामगढ़िया मिसल, भंगी मिसल। हर मिसल एक सरदार के नेतृत्व में थी। वे आपस में कभी लड़ते, कभी मिलकर दुश्मनों से लड़ते। 1748 को पहली बार सभी मिसलों ने एक साथ मिलकर अमृतसर में शरबत खालसा बुलाई और यहाँ सभी सिख सरदार इकट्ठे होते और फैसले लेते थे। महाराजा रंजीत सिंह जब पंजाब का शेर दहाड़ा। 13 नवंबर 1780 को गुजरांवाला में सुकरचकिया मिसल के सरदार महासिंह के घर एक बच्चे का जन्म हुआ। बचपन में चेचक की बीमारी से इस बच्चे की एक आंख खराब हो गई, लेकिन इस एक आंख वाले बच्चे में शेर जैसी हिम्मत थी। इसका नाम था रंजीत सिंह। रंजीत सिंह केवल 12 साल के थे जब उनके पिता की मृत्यु हो गई। युवा रंजीत सिंह को सुकरचकिया मिसल का सरदार बना दिया गया। शुरुआत में लोगों ने सोचा कि यह लड़का क्या करेगा, लेकिन रंजीत सिंह ने अपनी बहादुरी और चतुराई से सबको चौंका दिया। 1799 में अफगान शासक जमान शाह ने लाहौर पर हमला किया। लाहौर के अफगान गवर्नर को मदद की जरूरत थी। रंजीत सिंह ने मौका देखा और लाहौर की रक्षा करने का प्रस्ताव दिया। जमान शाह अफगानिस्तान में अपनी समस्याओं के कारण वापस चला गया। 7 जुलाई 1799 को रंजीत सिंह ने लाहौर पर कब्जा कर लिया। यह सिख साम्राज्य की आधिकारिक शुरुआत थी। 12 अप्रैल 1801 को वैसाखी के दिन रंजीत सिंह का राज्याभिषेक हुआ। उन्हें महाराजा की उपाधि दी गई। रंजीत सिंह ने घोषणा की कि वे गुरु खालसा यानी खालसा के सेवक हैं और उनका राज्य सरकार एक खालसा कहलाएगा। सिख साम्राज्य का विस्तार, शेर की दहाड़।
महाराजा रंजीत सिंह एक महान योद्धा और कुशल प्रशासक थे। उन्होंने धीरे-धीरे सभी सिख मिसलों को एकजुट किया। कुछ सरदारों ने स्वेच्छा से उनका नेतृत्व स्वीकार किया, कुछ को युद्ध में हराना पड़ा। रंजीत सिंह की सबसे बड़ी सफलता अफगानों से लड़ाई में आई। अफगान शासक शाह शुजा और बाद में उसके भाई महमूद ने कई बार पंजाब पर हमला किया, लेकिन रंजीत सिंह ने हर बार उन्हें हराया। उन्होंने कश्मीर, पेशावर, मुल्तान और पूरे पंजाब को अपने साम्राज्य में मिला लिया। 1813 में रंजीत सिंह ने प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा हासिल किया, जो शाह शुजा के पास था। रंजीत सिंह की सेना खालसा सेना कहलाती थी। यह उस समय की सबसे आधुनिक सेनाओं में से एक थी। उन्होंने फ्रांसीसी और इतालवी जनरलों को अपनी सेना में नियुक्त किया। उनकी सेना में तोपखाना बहुत शक्तिशाली था। उनके पास लगभग 90,000 पैदल सैनिक, 10,000 घुड़सवार और 376 तोपें थी। महाराजा रंजीत सिंह एक धर्मनिरपेक्ष शासक थे। उनके दरबार में हिंदू, मुस्लिम, सिख सभी थे। उनके सबसे प्रमुख मंत्रियों में डोगरा राजपूत भी थे। उन्होंने अमृतसर के स्वर्ण मंदिर को सोने से मढ़वाया, इसलिए इसे स्वर्ण मंदिर कहा जाता है। अंग्रेजों से संधि। जब दो शेरों ने एक दूसरे को परखा। अंग्रेज भारत में तेजी से अपना साम्राज्य फैला रहे थे। 1803 में उन्होंने दिल्ली और आगरा पर कब्जा कर लिया। 1818 में मराठों को हरा दिया। अब उनकी नजर पंजाब पर थी, लेकिन वे जानते थे कि रंजीत सिंह कोई कमजोर शासक नहीं है। 1809 में अमृतसर की संधि हुई। इस संधि के मुख्य बिंदु थे सतलज नदी को सीमा रेखा माना गया। सतलज के दक्षिण में अंग्रेजों का नियंत्रण होगा, सतलज के उत्तर में रंजीत सिंह का साम्राज्य होगा। दोनों एक दूसरे के मित्र रहेंगे और किसी तीसरे पक्ष के खिलाफ एक दूसरे की मदद करेंगे। यह संधि दोनों के लिए फायदेमंद थी। रंजीत सिंह को अंग्रेजों से लड़े बिना अपने साम्राज्य को मजबूत करने का मौका मिला। अंग्रेजों को भी पंजाब की चिंता किए बिना बाकी भारत पर कब्जा करने का मौका मिला। रंजीत सिंह ने अमृतसर की संधि का कभी उल्लंघन नहीं किया, लेकिन वे जानते थे कि अंग्रेज एक दिन पंजाब पर हमला करेंगे, इसलिए उन्होंने अपनी सेना को और मजबूत बनाया। महाराजा की मृत्यु। जब शेर की दहाड़ थम गई। 27 जून 1839 को महाराजा रंजीत सिंह का निधन हो गया। वे 59 साल के थे। उन्होंने 40 साल तक पंजाब पर शासन किया। उनकी मृत्यु के साथ सिख साम्राज्य का स्वर्ण युग समाप्त हो गया। रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद सिख साम्राज्य में अराजकता फैल गई। उनके उत्तराधिकारियों में योग्यता नहीं थी। रंजीत सिंह के सबसे बड़े पुत्र खड़क सिंह महाराजा बने, लेकिन वे कमजोर और अप्रभावी थे। उनके बाद उनके पुत्र नौनिहाल सिंह राजा बने, लेकिन कुछ महीनों बाद ही उनकी रहस्यमय परिस्थितियों में मौत हो गई। उसके बाद रंजीत सिंह के बेटे शेर सिंह राजा बने। 1843 में एक साजिश में उनकी भी हत्या कर दी गई। फिर रंजीत सिंह का सबसे छोटा बेटा दलीप सिंह राजा बना, लेकिन वह केवल 5 साल का था। असली शक्ति अब दरबार के साजिशकर्ताओं और खालसा सेना के हाथ में आ गई। रानी जिंदल महाराजा रंजीत सिंह की सबसे छोटी रानी और दलीप सिंह की मां ने रेजिमेंट के रूप में शासन करने की कोशिश की, लेकिन दरबार के षड्यंत्रों में वे भी फंस गई। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46, जब शेर के बच्चों ने अंग्रेजों को चुनौती दी। पंजाब में अराजकता देखकर अंग्रेजों को लगा कि यह मौका है। उन्होंने सतलज के पास अपनी सेना तैनात कर दी। सिख सेना के सरदारों को लगा कि अंग्रेज हमला करने वाले हैं। दिसंबर 1845 में खालसा सेना ने सतलज नदी पार की। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध शुरू हो गया। मुद्रकी का युद्ध 18 दिसंबर 1845, यह पहला बड़ा युद्ध था। दोनों पक्षों को भारी नुकसान हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने जीत का दावा किया।
फिरोज शाह का युद्ध 21 से 22 दिसंबर 1845, यह युद्ध बेहद खूनी था। सिख तोपखाने ने अंग्रेजी सेना को तबाह कर दिया। गवर्नर जनरल लॉर्ड हार्डिंग खुद घायल हो गए। यह लगभग सिख जीत की तरह था, लेकिन सिख सरदार षड्यंत्रों में उलझे थे। अलीवाल का युद्ध 28 जनवरी 1846, इस युद्ध में अंग्रेजों ने सिखों को हराया। सोबराओं का युद्ध 10 फरवरी 1846, यह निर्णायक युद्ध था। सिख सेना ने बहादुरी से लड़ाई लड़ी, लेकिन अंग्रेजों की बेहतर रणनीति और कुछ सिख सरदारों के विश्वासघात के कारण वे हार गए। 9 मार्च 1846 को लाहौर की संधि हुई। इस संधि की शर्तें बेहद अपमानजनक थी। सिख साम्राज्य को 1.5 करोड़ रुपए हर्जाना देना होगा। जालंधर दोआब यानी सतलज और 20 नदियों के बीच का क्षेत्र अंग्रेजों को देना होगा। चूंकि इतनी रकम नहीं थी, इसलिए कश्मीर को 75 लाख रुपए में डोगरा राजा गुलाब सिंह को बेच दिया गया। यह था अमृतसर की दूसरी संधि 16 मार्च 1846 की। अंग्रेजी रेजिडेंट लाहौर में रहेगा और जो सभी मामलों में दखल देगा। सिख सेना को सीमित कर दिया जाएगा। यह अपमानजनक संधि थी, लेकिन इससे भी बुरा वक्त आने वाला था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49, अंतिम संघर्ष। लाहौर संधि के बाद पंजाब में अंग्रेजों का वास्तविक नियंत्रण हो गया। रानी जिंदन को अपने बेटे दलीप सिंह से अलग कर दिया गया। सिख सेना को कमजोर कर दिया गया, लेकिन सिखों का गुस्सा बढ़ता जा रहा था। अप्रैल 1848 में मुल्तान में एक विद्रोह शुरू हुआ। दीवान मूलराज ने अंग्रेज रेजिडेंट को मार डाला। यह चिंगारी पूरे पंजाब में फैल गई। सिख सैनिकों ने विद्रोह कर दिया। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध शुरू हो गया। चिलियांवाला का युद्ध 13 जनवरी 1849 को। यह युद्ध बेहद भीषण था। सिखों ने अंग्रेजों को भारी नुकसान पहुंचाया। अंग्रेजी सेना के 2400 सैनिक मारे गए। यह अंग्रेजों के लिए एक शर्मनाक हार थे। गुजरात का युद्ध 21 फरवरी 1849, अंग्रेजों ने इस बार पूरी ताकत झोंक दी। उनके पास 60,000 सैनिक और 100 तोपें थी। सिखों के पास 50,000 सैनिक थे। 3 घंटे की भीषण लड़ाई के बाद सिख सेना हार गई। यह आखिरी बड़ा युद्ध था। 29 मार्च 1849 को पंजाब को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया गया। गवर्नर जनरल लॉर्ड डलहौजी ने घोषणा की कि अब पंजाब एक स्वतंत्र राज्य नहीं रहा। युवा महाराज दलीप सिंह, जो अभी केवल 11 साल के थे, को 50,000 रुपए सालाना पेंशन देकर भारत से बाहर भेज दिया गया। प्रसिद्ध कोहिनूर हीरा जो महाराजा रंजीत सिंह के पास था, उसे अंग्रेजों ने छीन लिया और महारानी विक्टोरिया को भेंट कर दिया। आज भी यह हीरा ब्रिटिश क्राउन में लगा है। आइए तो परीक्षा के लिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। घटना, वर्ष और मुख्य तथ्य। गुरु नानक देव का जन्म 15 अप्रैल 1469, ये सिख धर्म के संस्थापक थे। गुरु नानक का निधन 1539 करतारपुर में। गुरु अर्जुन देव सहादी 1606, पहले सिख शहीद थे ये। गुरु हरगोविंद 1606 से 1645, ये मीरी पीरी का सिद्धांत दिए। गुरु तेग बहादुर सहादी 11 नवंबर 1675, चांदनी चौक दिल्ली। खालसा पंथ स्थापना 13 अप्रैल 1699 बैसाखी में आनंदपुर साहिब। गुरु गोविंद सिंह का निधन 1708 में नांदेड़ महाराष्ट्र में। बंदा सिंह बहादुर 1670 से 1716, पहला सिख राज्य। बंदा सिंह सहादी जून 1716 दिल्ली में। सरबत खालसा 1748 में अमृतसर में। रंजीत सिंह का जन्म 13 नवंबर 1780 गुजरांवाला में। लाहौर पर कब्जा 7 जुलाई 1799, सिख साम्राज्य की शुरुआत। महाराजा बने 12 अप्रैल 1801 को बैसाखी के दिन।
अमृतसर की संधि 1809 में सतलज सीमा रेखा बना। रंजीत सिंह का निधन 27 जून 1839, 59 वर्ष की आयु में। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध 1845 से 46, 4 प्रमुख युद्ध। लाहौर संधि 9 मार्च 1846, जालंधर दोआब खोया। अमृतसर संधि द्वितीय 16 मार्च 1846, कश्मीर गुलाब सिंह को बेच दिया गया था। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध 1848 से 49, अंतिम संघर्ष। चिलियांवाला युद्ध 13 जनवरी 1849, सिखों की बहादुरी। गुजरात युद्ध 21 फरवरी 1849, निर्णायक युद्ध। पंजाब विलय 29 मार्च 1849, सिख साम्राज्य का अंत। दलीप सिंह का पेंशन 50,000 प्रति वर्ष, ये निर्वासन में इन्हें विदेश भेज दिया गया। आइए अब उपसंहार देखते हैं कि इस भाग 2 से हम क्या सीखें। 1849 में पंजाब के विलय के साथ भारत का आखिरी स्वतंत्र राज्य भी अंग्रेजों के अधीन हो गया। अब पूरे भारत पर ब्रिटिश राज था। केवल कुछ छोटी मोटी रियासतें थीं जो नाम मात्र की स्वतंत्र थीं, लेकिन वास्तव में वे भी अंग्रेजों के नियंत्रण में थी। सिख साम्राज्य की हार से हमें कई सबक मिलते हैं। योग्य नेतृत्व का महत्व। महाराजा रंजीत सिंह जैसे महान नेता के बिना साम्राज्य केवल 10 साल में बिखर गया। एकता की शक्ति। जब तक सिख एकजुट थे कोई उन्हें नहीं हरा सकता था। जब आपस में षड्यंत्र शुरू हुआ तो साम्राज्य गिर गया। उत्तराधिकार की योजना। रंजीत सिंह ने अपने उत्तराधिकार की सही योजना बनाई गई। उनकी मृत्यु के बाद कमजोर और अयोग्य शासक आए, लेकिन सिखों की बहादुरी अमर रही। सिखों की बहादुरी अमर रही। अंग्रेजों ने खुद स्वीकार किया कि सिख सबसे बहादुर योद्धा हैं। इसीलिए बाद में अंग्रेजी सेना में सिखों की बड़ी संख्या में भर्ती किया गया। 1857 के विद्रोह में कई सिख सैनिकों ने अंग्रेजों का साथ दिया क्योंकि उन्हें मुगलों से नफरत थी। लेकिन बाद में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में सिखों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। महाराजा रंजीत सिंह शेर ए पंजाब कहलाए। उन्होंने साबित कर दिया कि भारतीय शासक भी आधुनिक सेना और प्रशासन बना सकते हैं। अगर उनके बाद योग्य उत्तराधिकारी होते तो शायद भारत का इतिहास अलग होता। चलिए अगली कहानी में हम लोग पढ़ेंगे जब अंग्रेजों ने भारत को पूरी तरह गुलाम बना लिया और फिर कैसे 1857 में पूरे भारत में एक महान विद्रोह हुआ जिसे अंग्रेज सिपाही विद्रोह कहते हैं और भारतीय प्रथम स्वतंत्रता संग्राम। और भी बहुत कुछ अगले एपिसोड में पढ़ेंगे। इसी के साथ इस वीडियो को अंत करते हैं। धन्यवाद। आपसे निवेदन है कि आप वीडियो को लाइक करें और अपनी प्रतिक्रिया जरूर कमेंट बॉक्स में दें, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर भी करें, दोस्तों को भी बताएं ताकि चैनल भी आकर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।